नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग डीपीएसपीस का पार्ट नंबर 3 लेक्चर का देखने वाले हैं। और ये पार्ट लास्ट होगा, मतलब लेक्चर नंबर 3 है ये, इस पे बेस्ड, डीपीएसपीस पे बेस्ड। और डीपीएसपीस खुद हमारे संविधान के पार्ट नंबर 4 में इंक्लूड होते हैं। तो जी हाँ, ये लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि इससे पहले 2 लेक्चर और हम लोग देख चुके हैं, जिसमें डीपीएसपी के टाइप्स क्या-क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इनके यूसेजेस क्या हैं। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि ये जो लॉज हैं वो डीपीएसपी, देखिए डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन उनको एनफोर्स करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और इसीलिए इस पे बेस्ड कुछ लॉज होने चाहिए ताकि इसको लीगल सैंक्शन मिल सके। और इसी के लिए कौन कौन से लॉज आए और इन लॉज का क्या क्या सिग्निफिकेंस था, वो सब हम लोग इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करें। एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग लॉज जो कि बेस्ड हैं। तो लॉज बेस्ड से पहले जरा हम लोग ये देखें कि 1950 में एक प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? ये हर 5 साल में सक्सेसिव 5 ईयर प्लान्स लेके आने का काम था। और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमने पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो इम्प्लीमेंट कर ली अपने देश में, कैसे? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। तो ये फंडामेंटल राइट्स ने इंश्योर कर दिया कि हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। लेकिन जो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात आती है, तो ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही डीपीएसपी का फॉर्मुलेशन होना जरूरी था। मतलब उनको एनफोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसीलिए 5 ईयर प्लानिंग कमीशन की सेटअप किया गया, हर 5 साल में पॉलिसीज लेके आते थे। तो इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे फिर लॉज बनाए जाते थे, लेजिस्लेटिव का ये काम था। और इसी का नाम बदल के सन 2015 में, जब मोदी सरकार आई थी, 2014 में सबसे पहली बार उन्होंने अपना कुर्सी संभाला था। तो 2015 यानी कि उसके 1 साल बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया और उसका नाम नीति आयोग रख दिया। और नीति आयोग का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग वही काम करता है जो प्लानिंग कमीशन करता था, बस इसका नाम बदल दिया गया है और अब ये नीति आयोग है। चलिए, तो जरा कुछ एक हम लोग लॉज देख लेते हैं, इस पे बेस्ड कौन कौन से लॉ हैं। देखिए, सबसे पहले तो हर एक स्टेट ने, अगर हम लोग बात करें तो हर एक स्टेट ने क्या किया है, जो जमींदारी सिस्टम है उसको एबॉलिश कर दिया है। तो जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, हर एक स्टेट में ये खत्म है। मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर लीजिए, अगर देखा जाए तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में जो आया था, है ना। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो कि 1936 में आया था, ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो कि 1965 में आया था। एबॉलिशन एक्ट, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एक्ट जो कि 1986 में आया था, सॉरी 1970 में आया था। तो ये सारे के सारे जो लॉज हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को कन्फर्म करते हैं कि हम लोग जो सोशल प्रिंसिपल थे, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, उनको इम्प्लीमेंट कर पाने में सक्षम रहे हैं कुछ को, जिससे कि जो गैप है अर्निंग का के बीच का और मिनिमम वेजेस की बात करें, तो वो हम प्रोवाइड करने लगे। अब धीरे धीरे वही लिविंग वेजेस की तरफ हमको जाना है, ठीक है। उसके बाद में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या है, इसमें 6 महीने तक की पेड लीव मिलती है, 1961 में ये आया था। उसके बाद में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया था, ये आया था आपका 1976 में। इसमें इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में क्या था कि जो विमेन और मैन सेम काम कर रहे हैं उनको सेम पैसा मिले, सेम उनको सैलरी मिले। तो ये इंश्योर करने के लिए, तो आपने देखा उस फ्रंट पे भी हमने काफी लॉज बना लिए हैं, है ना। और उसके बाद में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात हुई। उसके बाद में आपने नेशनलाइजेशन कर दिया लाइफ इंश्योरेंस का।
और प्रीवी पर्सेस को हटाना। देखिए प्रीवी पर्सेस क्या था कि जब इंडिया आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो पूरे इंडिया का यूनिफिकेशन करें, क्योंकि बहुत सारे प्रोविंसेस में ये बटा हुआ था, है ना। तो इसको एक यूनियन में लेके आना बहुत बड़ी अपने आप में बात थी। तो कुछ यूनियंस जो नहीं आ रहे थे, उसके लिए इन्होंने एक लूप अराउंड निकाला और उसमें प्रीवी पर्सेस का प्रावधान रखा गया। प्रीवी पर्सेस में क्या था कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो जितना भी रेवेन्यू था, जितना भी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोग बात करें जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ मान लीजिए 100 रुपया, जस्ट एन एग्जांपल, 100 रुपए का रेवेन्यू सालाना क्रिएट करता है, तो उसका 8% उसके जमींदार को, उसके मतलब रूलर को जाएगा। तो जो भी उसके रूलर थे उसको 8% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जाता था। तो इसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी, क्योंकि कई प्रोविंसेस तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर रहे थे और कुछ बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। तो इसी वजह से इसको एबॉलिश भी कर दिया गया, प्रिवी पर्सेस को 1971 में इसको खत्म कर दिया गया, इसको उड़ा दिया गया सीधे सीधे। तो ये भी एक अपने आप में वेल्थ गैप को कम करने में बहुत बड़ा स्टेप रहा था, है ना। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 का 1987 का जो एक्ट था, वो वहां पे फ्री लीगल एड पुअर लोगों को पहुंचाने तक की बात थी। लोक अदालत का फॉर्मेशन हुआ इसके थ्रू। खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, KVIB, है ना, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, इन सब का गठन ये कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए जो हम देखे हैं, है ना। हिल एरिया डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो ये जाके कहीं ना कहीं, और मनरेगा योजना, ये एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने की बात आती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने 1972 में लेके आए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो हम लोग 1980 में लेके आए, ये सारे के सारे क्या है, पर्यावरण को बचाने की तरीके हैं, है ना, और वो सारे के सारे लॉज हम लोग लेके आए। ठीक है। उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोगों ने लॉज लेके आए। तो काफी हद तक हम इनको अप्लाई कर चुके हैं। और अगर देखा जाए तो देखिए, जब मैं शुरू में भी बता चुका हूं कि जब हमारा भारत आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, इसको इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय दो रास्ते थे, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा, हमारे जीडीपी नहीं थी, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थे हम, गरीबी थी, अंग्रेज पूरा का पूरा पैसा लूट के ले गए थे। और ये हमें कहने में शर्म भी नहीं आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ है। कई बार क्या होता है, अभी देखिए एक रिसेंट सा, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ, एक बहुत ही सिनेमैटिक मास्टरपीस जिसे कहते हैं, वो कह सकते हैं सरदार उधम सिंह, जो अभी एक मूवी रिलीज हुई थी Amazon प्राइम पे ही, एंड इंडिया ने उसको एज अ रिकमेंडेशन भेजने से मना कर दिया, मतलब वो नहीं हो पाया, उसको एज अ मूवी रिकमेंडेशन नहीं किया। तर्क कुछ ऐसे अजीबोगरीब दिए गए थे कि ये ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। बट द रियलिटी इज कि द ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड, दे लूटेड इंडिया। और उनका कहना था कि हम लोग अनसिविलाइज थे और हमको उन्होंने सिविलाइज बनाया, जबकि ये गलत है। और ये कहते हैं ना, तो बड़े बुजुर्ग और सही भी कहते हैं कि अंग्रेज गए और कुछ यहाँ पे अपने जो उनके कैरेक्टर्स थे वो छोड़ गए। तो वही हाल कुछ हमारे भारत में रहने वाले सो कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स का है। और कहीं ना कहीं सच से मुंह फेरना, ये वो सी प्रोवर्बियल ऑस्ट्रिच की तरह हो जाता है, जो कि मुसीबत को देख के अपना सिर रेत में गाड़ चुका है और उसे लग रहा है कि प्रॉब्लम चली गई, या उस बिल्ली की तरह जिसने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन फिर भी मुसीबत तो सामने ही है। खैर, इन पे ज्यादा कमेंट करना, मतलब यहां से रशिया पैदल जाना कोई मतलब नहीं है। खैर, तो उस समय ये रहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, बात देखिए चलते चलते कहां से कहां पहुंच गई। फंडामेंटल राइट्स को लीगल प्रोविजन दे दीजिए, और डीपीएसपी जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती जाएगी, जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, हम इनको लागू करते जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल भी देखें आप, तो पहले डीपीएसपी था कि 14 साल तक के बच्चों का, फिर उसके बाद में उसको घटा के 6 साल कर दिया गया प्राइमरी एजुकेशन का, और अब 3 साल हो गया है जो नया एजुकेशन पॉलिसी है। तो इससे हमें दिखता है कि हम कितने प्रोग्रेसिव हैं। उस समय अगर आप बात करते हैं आजादी के समय की, इक्वल वर्क इक्वल पे, EWEP, तो फिर लोग आपको बोलते हैं पागल है क्या, ऐसा कभी होता है?
तो उस समय के सोशल ग्राउंड्स भी उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन हाँ अब हैं, तो हमने उसको लागू कर दिया, राइट। कई स्टेट्स में बीफ बैन है, कई स्टेट्स में स्लॉटर एनिमल्स का स्लॉटर बैन है, कई स्टेट्स में जैसे गुजरात है, बिहार में है, यहाँ पे अल्कोहल भी बैन है। तो ये ड्राई स्टेट्स है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे वैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं। और करंट स्टेटस क्या है कॉन्फ्लिक्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कि देखिए आप लगाइए, डीपीएसपी को लागू कीजिए, बिंदास लागू कीजिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है, और बेसिकली मतलब सरकार का ये कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट नहीं, सॉरी, एक कर्तव्य है, क्योंकि संविधान में ही आर्टिकल 37 में कहा गया है कि स्टेट की ड्यूटी है, तो डीपीएसपी को लागू करना ही है। अब अगर ये देखा जाए कि डीपीएसपी को लागू करना ही है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, तो आपको ये भी समझना होगा कि ये जो डीपीएसपी लागू हो रहे हैं, ये जो स्टेट की जिम्मेदारी है, इसमें आप करिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, लेकिन उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि आप फंडामेंटल राइट छीन लेंगे। मतलब ये कौन सी बात हुई कि एक हाथ लिया फिर एक हाथ दिया, नहीं, आप बिना फंडामेंटल राइट को ब्रीच किए कीजिए आप डीपीएसपी को जितना अप्लाई करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो डीपीएसपी है वो हमारे आर्टिकल 36 टू 51 में है, पार्ट 3 में है, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड है ना। अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड हैं इस पार्ट 4 के, और ये आपके आर्टिकल जैसे हम लोग बात करें, मैं बता दूंगा 335, 335 और आपका 350 ए हो जाता है ये, और ये 351 हो जाता है, ठीक है। ये है पार्ट 17 में आपका, और ये वाला किसका पार्ट है, ये है पार्ट 16 का, ठीक है। ये क्या कहता है, क्लेम्स ऑफ एससी एसटीज इनटू सर्विसेज, तो सरकार को ऐसा वर्क करना चाहिए, ऐसा कानून लाना चाहिए कि एससी एसटीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी सर्विसेज में मिल सके, वर्क में मिल सके। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, जो बच्चे हैं उनको रीजनल मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं और जितनी भी उनकी पढ़ाई है, प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट, वो पूरी करनी चाहिए। एंड ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हिंदी लैंग्वेज को भी डेवलपमेंट में वो लोग वर्क करें और उसको जितना जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट करें। तो ये है। अब ये जो क्लेम्स हैं, ये जो डायरेक्टिव्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी पार्ट 3 में नहीं है तो इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इनको भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी। हालांकि ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, ऐसा नहीं है कि ये जस्टिशिएबल है, ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, बस इनको थोड़ा सा बाहर रखा गया, दैट्स इट, ठीक है, ये भी नॉन जस्टिशिएबल। और एससी एसटीज का तो अगर हम लोग बात करें तो जो कम्युनिटी, जो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें आ ही जाते हैं, है ना। तो ये कहानी है, एंड आई होप आपको मजेदार तरीके से समझ में आया हो। आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि इतना सा ही पार्ट बचा था, और बस इतना जान लीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लागू किए जाना जरूरी है, क्योंकि इसी से इंडिया जो अपना बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा एस्पिरेशन है कि हम लोग सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी इंप्लीमेंट करेंगे इस कंट्री में, उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और करंट सिनेरियो ये है, करंट स्टेटस ये है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये है कि आप कुछ भी हो जाए बैलेंस बना के चलिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी के फंडामेंटल राइट्स को इंडिविजुअल्स के मत छीनिए। ये कहां का नियम है कि एक हाथ देंगे तो ही दूसरा हाथ, एक हाथ लेंगे तो ही दूसरा हाथ देंगे, दोनों रहने दीजिए। तो इसी बात पे मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बारी है, नेक्स्ट लेक्चर से वो होगा। वीडियो का प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ बना हुआ है, आप मजेदार तरीके से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। और इस मुहिम में जुड़ जाइए। यूपीएससी चाहे किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, यहाँ पे लेक्चर्स टोटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी पे आप शक कर सकते हैं। चेक कीजिए, पढ़िए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्वालिटी किस लेवल की है। तो इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, दिल खोल के प्यार देते रहिएगा, वही हमारा इकलौता मोटिवेशन है। अगले वीडियो में मिलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।